नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यूरोप के फिजिकल मैप के बारे में पढ़ेंगे और इस फिजिकल मैप के अंतर्गत हम यूरोप के एक सामान्य परिचय बताएंगे कि यूरोप का जो सीमा किन किन सागरों से लगता है। और सबसे ज़्यादा इसमें हम आज का वीडियो में फोकस रहेगा कि यूरोप के अंतर्गत जो स्टेट हैं यानी कि जो जल संधियाँ हैं उस पर उसके सागर और उसके प्रमुख जो पर्वत हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए और इस वीडियो को देखिए और उम्मीद करते हैं कि आप भी जो है एटलस मैप खोल के बैठे होंगे, है कि नहीं। जब ये वीडियो देखें तो आप एटलस अपना खोल करके उसको जो है ज़रूर एक बार लोकेशन अपनी किताब में ट्रैक करें, उसको हाईलाइट करें, तो चीज़ें ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आगे हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में देखिए, यूरोप का जो ये वाला पार्ट है यानी कि इसके नीचे दक्षिणी हिस्सा, इधर आपको पता है कि भूमध्य सागर है यानी कि मेडिटेरेनियन सी। तो इसका जो एरिया है ये ब्लैक सी से ले करके ये पूरा आता है, ये है भूमध्य सागर का हिस्सा। इसके अगर हम पश्चिम में बात करें इस तरफ, तो पश्चिम में जो है इस प्रकार इधर है अटलांटिक महासागर, और ये अटलांटिक समझिए कि यहाँ तक इसका कवर आता है। इस प्रकार से सब जो है अटलांटिक का ही पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर में और उत्तर पूरा उत्तर तो नहीं कह सकते हैं, यानी पश्चिम और पश्चिम उत्तर तक जो है ये अटलांटिक महासागर है। यहाँ से देखिए इधर आर्कटिक महासागर शुरू हो जाता है, ऊपर में इधर आर्कटिक महासागर है। तो इस प्रकार से इसके चारों तरफ कौन कौन सागर है, एक तरह से हम कह सकते हैं जो यूरोप महादेश है यानी यूरोप कॉन्टिनेंट है, तो वो एक तरह से प्रायद्वीप की तरह है। उसके तीन ओर से, जिस प्रकार से हम एशिया के बारे में पढ़े थे कि एशिया तीन ओर से पानियों से घिरा है, जल से घिरा हुआ है, उसी प्रकार से यूरोप भी जो है तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो एक मोटा मोटी चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसके अलावा हम सीधा बात करते हैं अब यहाँ से ब्लैक सी से इसकी जो जल संधियाँ हैं और कौन कौन सागर हैं। तो सबसे पहले तो आगे पता है कि जो यूराल पर्वत है ये हमारा डिवाइडर लाइन है एशिया और यूरोप का, जो रसिया में पड़ता है। तो ये यूराल पर्वत तो आपको ऐसे ही याद रहेगा ये। इसके अलावा जब इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो है डिवाइडर, तो ये कैस्पियन सागर भी एक डिवाइड का काम करता है एशिया और यूरोप के बीच में। और यहाँ पे देखिए काकेकस पर माउंटेन है, काकेकस माउंटेन। तो ये सब लोकेशन तो आपको ऐसे ही ध्यान रहेगा कि काकेकस माउंटेन्स जो है एशिया और यूरोप को डिवाइड करने वाला है। इसके अलावा ब्लैक सी भी है इसका बाउंड्री, है कि नहीं। और यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट है। तो ये सब चीज़ें आपको हम एशिया के जब एशिया के फिजिकल में पढ़ा रहे थे तो उसमें भी बताए हैं और इसमें भी जान लिए। तो हम सीधा इसके जो मूल फैक्ट हैं उस पर हम बात करते हैं। इसके अलावा आपको हम ये बता दें कि इसकी जो भी हम जो बता रहे हैं अभी उसको हम कलमबद्ध करके आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप लिख लें उस जिस प्रकार से हम लिखे हैं, और जिससे आपको फिर परीक्षा के दौरान जो है रिवाइज करने में आसानी होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है एजोब सागर है, ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये एजोब सागर है और ये ब्लैक सागर है। तो एजोब सागर और ब्लैक सागर को जो जोड़ने वाली जल संधि है उसको कहते हैं केर्च, स्टेट ऑफ केर्च। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, आप अपना मैप में देखिए। तो स्टेट ऑफ केर्च जो है एजोब सागर और ब्लैक सागर को जोड़ता है। और अलग किसको करता है, तो अलग यहाँ पे करता है क्रीमिया। देखिए छोटा पार्ट जो है अभी क्रीमिया भी रूस के कब्जे में है कि नहीं। और हालांकि ये कहा जाता है कि यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन 2014 से जो है रसिया इस पर आक्रमण करके इसको अपने कब्जे में ले लिया है। तो ये अलग करता है क्रीमिया और रूस के पार्ट, है कि नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में रूस में ही है। ये जो स्टेट ऑफ केर्च है वो कहाँ है वर्तमान में, रूस के कब्जे में है। आगे जब हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बॉस्फोरस स्ट्रेट। यहाँ देखिए ब्लैक सागर है और ये ब्लैक सागर के पास यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट है। तो ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है ये किसको जोड़ता है, ये ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा सागर को जोड़ता है बॉस्फोरस स्ट्रेट, है कि नहीं। अलग किसको करता है, तो ये तुर्की में है। ये वाला पार्ट भी देखिए तुर्की का हिस्सा है। आप इसका पॉलिटिकल मैप देखिएगा जब यूरोप का या एशिया का, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये वाला जो है तुर्की का हिस्सा है। इधर भी तुर्की है, ये भी तुर्की है। तो यहाँ पे तुर्की में ही पड़ता है बॉस्फोरस स्ट्रेट।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है एजियन सी, ये है एजियन सी। एजियन सी से हम थोड़ा वेस्ट की ओर बढ़ते हैं, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आयोनियन सी मिलता है। देखिए इसको यहाँ पे हम थोड़ा और जूम करते हैं, आयोनियन सी यहाँ पे मिलता है। और आयोनियन सी में प्रवेश करने के बाद जब हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो मिलता है। यहाँ पे देखिए स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो मिलता है, और स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो से हम एंट्री कर जाते हैं कहाँ, एड्रियाटिक सी में। एड्रियाटिक सी देखिए ध्यान रखिए, तो ये सब आप लोकेशन में सागर का भी ध्यान रखिए कि एड्रियाटिक सी कहाँ है। तो देखिए ये इटली है और इधर ये बाल्कन देश है, ये जो है बाल्कन देश है और ये इटली प्रायद्वीप है। तो इटली प्रायद्वीप और बाल्कन के बीच में जो सागर है उसको हम क्या कहते हैं, एड्रियाटिक सी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी को जोड़ने वाला जो जल संधि है उसको स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो कहा जाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे नोटिस रखिएगा। इसके बाद देखिए जब जस्ट हम इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे इटली का ही पार्ट एक सिसिली द्वीप है, सिसिली द्वीप है और ये इटली का मुख्य भूमि है। तो यहाँ पे एक स्टेट है, स्टेट ऑफ मेसियाना। तो स्टेट ऑफ मेसियाना जो है, मेसिनिया भी उसको बोला जाता है, स्टेट ऑफ मेसिनिया। तो यहाँ पे किसको किसको जोड़ता है, किसको अलग करता है, ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पे टिरहिनियन सी, देखिए आप दिखाई दे रहा होगा टिरहिनियन सी, ये जो है टिरहिनियन सी है और ये आयोनियन सी हो गया। तो ये दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, स्टेट ऑफ मेसनिया, स्टेट ऑफ मेसनिया। ये ध्यान रखिएगा किसको किसको अलग करता है, तो उसका इटली का जो सिसिली द्वीप है, ये सिसिली द्वीप है और इटली का मुख्य इटली में ही पड़ता है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप यहाँ ध्यान रखिएगा। एक और यहाँ पे स्टेट है, इसको ध्यान रखिए, स्टेट ऑफ जो है बोनिफैसियो। स्टेट ऑफ बोनिफैसियो देखिए यहाँ पे है, स्टेट ऑफ बोनिफैसियो यहाँ पे है। तो स्टेट ऑफ बोनिफैसियो किसको जोड़ता है, किसको अलग करता है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ पे देखो एक लिगुरियन सी है, ये जो है लिगुरियन सी है, ये लिगुरियन सी का हिस्सा है और ये आपको पता है कि टिरहिनियन सी का हिस्सा है। तो ये दोनों को जोड़ता है। अलग किसको करता है, तो यहाँ पे देखिए दो द्वीप हैं, दो द्वीप, एक जो है इटली के है, एक फ्रांस का है। ये जो है इटली का सार्डिनिया द्वीप है। देखिए अभी सब द्वीप भी पूछता है, अब पूछेगा कि पहला तो आपको लोकेशन ध्यान रखना है कि सार्डिनिया द्वीप कहाँ है, तो भूमध्य सागर में है। किसका पार्ट है, तो इटली का पार्ट है। इसी प्रकार से सिसिली द्वीप कहाँ है, तो ये भी भूमध्य सागर में है। किसका पार्ट है, तो इटली का पार्ट है। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ये कॉर्सिया द्वीप की, तो ये कॉर्सिया द्वीप जो है ये भी भूमध्य सागर में है। किसका पार्ट है, तो फ्रांस का पार्ट है। तो यहाँ पे जो बोनिफैसियो बोनिफैसियो जो जल संधि है तो वो दोनों को अलग करता है, ये दोनों को, सार्डिनिया को और कॉर्सिया को। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसका एक सबसे प्रमुख जल संधि है जिसे आप जानते होंगे, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये देखिए यहाँ पे है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये क्या है, यहाँ पे जो ये जो जल संधि है ये यूरोप को, देखिए इधर यूरोप हो गया, ये जो है यूरोप है और इधर जो है अफ्रीका है, इधर अफ्रीका है। तो आप मैप में, वर्ल्ड मैप अगर आपके पास होगा तो उसमें देखिए, उसमें ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा, या फिर गूगल अर्थ जो ऐप है उस पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर तरीके से। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है यहाँ पे ये किसको जोड़ता है, मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर, और इधर है अटलांटिक सागर। तो अटलांटिक सागर और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है। अलग किसको करता है, तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर वो देश कौन है जो यूरोप और अफ्रीका का है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो कंट्री है वो स्पेन है, जो यूरोप का जो हिस्सा है यहाँ पे ये कौन सा देश है, स्पेन है, और इस तरफ जो देश है वो मोरक्को है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो अलग करता है वो मोरक्को को, अफ्रीका में मोरक्को को, अफ्रीका का जो कंट्री है मोरक्को है, इधर यूरोप का कंट्री है जो स्पेन है। तो इस प्रकार से आप भूमध्य सागर के जो सागर हैं उसके जो जल संधियाँ हैं उसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से देख लिए हैं। अब इसी प्रकार से हम अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ते हुए, है कि नहीं, अब इस प्रकार से हम एंट्री करते हैं, इस प्रकार से बढ़ते हुए हम बे ऑफ बिस्के यानी कि बिस्के की खाड़ी, सब अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है, हम बे ऑफ बिस्के की खाड़ी में प्रवेश कर जाते हैं। तो बे ऑफ बिस्के में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से और आगे जो है उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं इस प्रकार से और पूर्व की ओर। तो यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश चैनल दिखाई दे रहा है, इंग्लिश चैनल। इसे एक तरह से ही सागर का जैसे होता है ना,
जैसे एजोब सागर है, एजियन सागर है, एडिट। तो उसी प्रकार से एक इंग्लिश चैनल भी एक सागर का ही रूप है कि नहीं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ डोवर का। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ डोवर। तो स्ट्रेट ऑफ डोवर को समझिए। अब यहाँ पे ये देखिए, आपका जो पार्ट है लंदन लिखा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके का पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम। ये जो है यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, यानी ग्रेट ब्रिटेन कह सकते हैं। तो इधर ही हो गया। इधर जो है हिस्सा, ये जो है फ्रांस का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? फ्रांस का हिस्सा है। यहाँ पे फ्रांस का हिस्सा है। तो स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है वो अलग किसको कर रहा है? इंग्लैंड को फ्रांस से। इधर इंग्लैंड है, इधर फ्रांस है। जोड़ किसको रहा है? तो नॉर्थ सी को और इंग्लिश चैनल को जोड़ रहा है। नॉर्थ सी किसका पार्ट है? नॉर्थ सी जो है अटलांटिक महासागर का पार्ट है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये सब अटलांटिक महासागर में पड़ता है कि नहीं। तो जोड़ रहा है इन दोनों को, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। नॉर्थ सी का मतलब उत्तरी सागर, और अलग कर रहा है इंग्लैंड को फ्रांस से। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे क्लियर हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट इसमें जल संधि है, इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको कील दिखाई दे रहा होगा, कील नहर का नाम सुने होंगे। ये विश्व के मतलब व्यस्तम नहरों में से माना जाता है। तो ये किसको जोड़ता है या किसको अलग करता है, इसको समझना भी ज़रूरी है। अब आप देखिए, कील जो नहर है ये जर्मनी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कील नहर जर्मनी में पड़ता है। ये जर्मनी का पार्ट है। आप इसका पॉलिटिकल मैप में इसको लोकेशन को देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको जैसा देख रहे हैं ये उत्तरी सागर है, ये जो है बाल्टिक सागर है। तो कील नहर किसको जोड़ता है? नॉर्थ सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ रहा है। नॉर्थ सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ रहा है। अलग क्या कर रहा है? अलग करने का मतलब वो कील नहर जो है वो उस एक ही देश में है, यानी कहने का मतलब है कि वो जर्मनी में ही है, तो उसको किसी को अलग अलग नहीं कर रहा है। तो ये मोटा मोटी चीज़ें आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कलमबद्ध करके। तो आप देखिए, जैसा कि हम बताया आपको कि डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है, अलग करता है इंग्लैंड और फ्रांस को। जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ता है और अलग करता है स्पेन और मोरक्को को। बोनिफेसियो जो है इलिगुरियन सागर और टिरहिनियन सागर को जोड़ता है और कॉर्सिया द्वीप और सार्डिनिया द्वीप को अलग करता है। मेसिनिया जो जल संधि है वो टिरहिनियन सागर और आयोनियन सागर को क्या करता है? जोड़ता है, और ये इटली में पड़ता है कि नहीं। और इसके बाद ओट्रेंटो जो है एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ता है, और इटली और अल्बानिया को ये क्या करता है? अलग करता है कि नहीं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो और है। कील नहर की बात की हम। कील नहर जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है, जर्मनी में है ये, और विश्व की सबसे व्यस्तम नहर माना जाता है इसको। स्ट्रेट ऑफ केर्च है, ये वो जोब सागर और ब्लैक सागर को जोड़ता है, क्रीमिया रूस को अलग करता है। तो ये चीज़ें आप जो है जल संधियाँ समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके जो मुख्य पर्वत श्रेणियाँ हैं इसके बारे में। तो पर्वत श्रेणियों को देखिए, इसको एक नज़र देखते जाते हैं। जो मूल जो मेनली जो कहने का मतलब है कि पर्वत श्रेणियाँ हैं उसको हम देखेंगे एक नज़र, है कि नहीं। उसके बारे में कुछ हम क्रमबद्ध करके आपको फिर से बताएंगे। तो यहाँ पे कैंटाब्रियन देखिए, यहाँ आगे हम चलते हैं सीधा स्पेन में इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए आप कैंटाब्रियन पर्वत श्रेणी है कि नहीं। तो यहाँ पे ये पर्वत जो है, आप इसका क्रम अगर देखेंगे तो कैंटाब्रियन, और इसके दक्षिण की ओर यानी कि नीचे की ओर इस प्रकार से हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल कॉर्डिलेरा है कि नहीं। इसके बाद सिएरा मोरेना है, सिएरा नेवादा है कि नहीं। तो इस प्रकार से इसका एक क्रम, अगर आपको ये हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं पूछता है उतना, लेकिन आप एक क्रम अगर इसको चाहें तो ध्यान रखें कि ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर इसका क्रम क्या है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसका पिनेरी, जहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है पिनेरीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पिनेरी जो पर्वत श्रेणी है ये जो है स्पेन और फ्रांस को अलग करता है। ये पर्वत श्रेणी स्पेन और, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको ध्यान रखिएगा, पिनेरीज स्पेन और फ्रांस को अलग करता है। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं यहीं पे, तो आपको एक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आल्प्स पर्वत। देखिए आल्प्स पर्वत जो है ये श्रेणी आल्प्स का श्रेणी है। ये आल्प्स पर्वत जो है ये है, इससे कई पर्वत श्रेणियाँ जुड़ी हुई है। ये काफ़ी
यूरोप का कहने के बाद सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणी में बात की जाए, पर्वत में बात की जाए तो आल्प्स ही आता है कि नहीं। यानी कि हम आगे ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं, पिनेरीज से ईस्ट की ओर, पिनेरीज हो गया, पिनेरीज से ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं तो आल्प्स पर्वत श्रेणी है। अब इसके हम अगर दक्षिण में देखें तो यहाँ पे एपेनाइन है जो इटली में पड़ता है। ये इटली को एक तरह से सही है कि बीचे बीच इटली में है और इसको इटली को दो भाग में बांट देता है, ईस्ट इटली और वेस्ट इटली। यानी इस तरफ एक जो है पूर्वी इटली हो जाएगा, एक पश्चिमी इटली हो जाएगा। यानी कि इटली के ठीक बीचों बीच में जो है इस प्रकार से पर्वत श्रेणियाँ हैं एपेनाइन्स। तो एपेनाइन्स जो है एपेनाइन इसको पढ़ेंगे है कि नहीं, एपेनाइन पर्वत हो गए। अच्छा एपेनाइन ही खाली जो है पेनाइन पर्वत रहे, देखिए एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे, अगर ओनली हम पेनाइन पर्वत की बात करें तो ये इंग्लैंड में है। ये कहाँ है, ये आपका इंग्लैंड में है यहाँ पे, है कि नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको आप अपना जो एटलस बुक है उसमें आप इसको देखिए एक बार, है कि नहीं। इस प्रकार से अगर हम दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं, दक्षिण पूर्व, यानी कि आल्प्स पर्वत से हम अगर दक्षिण इधर होगा और पूर्व इधर, तो दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए दिनारिक आल्प्स आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी बाल्कन कंट्री का जो हिस्सा है उसी में दिनारिक है उसके। और अगर हम कहने का मतलब जो दिनारिक से और साउथ में जाते हैं तो यहाँ पे साउथ में देखिए यहाँ पे पिंडस माउंटेन दिखाई दे रहा है, ये जो है पिंडस माउंटेन है। तो ये क्रम आप ध्यान रखिएगा इसको। और पिंडस के माउंटेन के अगर हम पूरब में देखें इस तरफ तो यहाँ पे आपको बाल्कन माउंटेन दिखाई दे रहा है। कौन सा, बाल्कन माउंटेन। और बाल्कन माउंटेन के नॉर्थ में अगर हम जाएं इस प्रकार से तो ट्रांसिल्वेनियन श्रेणी दिखाई दे रहा है आपको, ट्रांसिल्वेनियन श्रेणी दिखाई दे रहा है। और इसके हम अगर इस तरफ जाएं यानी कहने का तो ईस्ट में तो काकेकस आपको, जैसा कि आप देख चुके हैं यहाँ पे देखिए, इसके ईस्ट में अगर देखें, इसके ईस्ट में अगर इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पे काकेकस है। और काकेकस के अगर हम नॉर्थ में देखें तो यूराल जो कि डिवाइड करता है एशिया और यूरोप को। तो ये पर्वत श्रेणियाँ जो है आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। इसको चलिए कुछ हम लिख करके समझ लेते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे एक पर्वत और हम ध्यान रहा भूल गए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, जूरा पर्वत श्रेणी, है कि नहीं। ये जिससे देखिए ये आल्प्स है और ये आल्प्स के बगल में ही यहाँ पे देखिए जो फ्रांस है और स्विट्ज़रलैंड है कि नहीं। यहाँ पे आप फिजिकल मैप पे, सॉरी पॉलिटिकल मैप पे भी देख सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको जूरा माउंटेन दिखाई दे रहा होगा, जूरा, ये देखिए जूरा। तो ये जो है जूरा माउंटेन है कि नहीं। ये स्विट्ज़रलैंड को फ्रांस से अलग करता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पिनेरीज जो है स्पेन को फ्रांस से अलग करता है और यहाँ पे जो जूरा है वो फ्रांस को स्विट्ज़रलैंड से अलग करता है। अब यहाँ से देखिए कि राइन नदी निकल रही है, इस चीज़ को समझ लीजिए थोड़ा सा। ये आल्प्स पर्वत है और आल्प्स पर्वत से ही राइन नदी निकल रही है। और ये जो राइन नदी निकलती है तो राइन नदी जो है स्विट्ज़रलैंड में आल्प्स पर्वत से निकल करके जर्मनी और नीदरलैंड होते हुए, देखिए इसको, जर्मनी और नीदरलैंड होते हुए देखिए आपका, ये आपका राइन नदी है कि नहीं, ये आपका राइन नदी है। तो यहाँ आल्प्स पर्वत से निकल करके राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड होते हुए उत्तरी सागर में गिर जाती है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। और ये राइन नदी जो है ना, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा निर्धारण का भी काम करती है। यहाँ पे देखिए राइन नदी जो है ये सीमा निर्धारण का काम कर रही है यहाँ पे, है कि नहीं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको हम कलमबद्ध करके देख लेते हैं। जैसे यूरोप के प्रमुख पर्वत की बात करें तो हम पहला बात की किसका, आल्प्स पर्वत का। तो आल्प्स पर्वत जो है हाईएस्ट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी जो है पर्वत है ये यूरोप का, है ना। इससे 8 कंट्रीज जो है लगा हुआ है। कौन कौन, मेनली 4 कंट्री मानिए और बाकी में भी कुछ कुछ इसका पार्ट है। तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड इसका मुख्य जो है कंट्री है जो इससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मोनाको, इटली और लिechtenstein है और स्लोवेनिया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसका सर्वोच्च बिंदु जो है माउंट ब्लैंक है जिसका 4810 मीटर ऊंचाई है इसका। ये नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत का उदाहरण है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें कि इससे जो है राइन नदी निकलती है। कौन नदी निकलती है, राइन नदी निकलती है। और ये राइन नदी जो है स्विट्ज़रलैंड में आल्प्स पर्वत से निकल करके जर्मनी और नीदरलैंड से बहती हुई उत्तरी सागर में जा कर के गिरती है। ये पर्वत जो है ये इसे आल्प्स पर्वत ही हो गया और इससे राइन नदी निकल रही है। तो राइन नदी जब निकलती है तो
कहने का मतलब है कि इधर एक ब्लैक फॉरेस्ट, इधर जो है जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है और इधर जो है वासेज पर्वत है, तो ये दोनों को एक तरह से अलग करता है। तो यहाँ पे एक बाउंड्री बनाने का काम कौन कर रहा है, राइन नदी, किसके बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच। तो इसको आप मैप में जरूर लोकेशन को ट्रैक कीजिए आप, है ना। इसके अलावा हम बात करें तो एपिनाइन पर्वत की बात की हम। एपिनाइन पर्वत में जो है ये जो है इटली प्रायद्वीप में स्थित है। इसका लंबाई जो है 1350 किलोमीटर लंबा है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसकी ऊंची चोटी जो है माउंट कोरोनो है, माउंट कोरोनो है कि नहीं। ये जो है इटली को दो भाग में बांटता है, ईस्ट और वेस्ट में, सिंपल। इसके बाद जूरा पर्वत की बात हम किए थे। जूरा पर्वत जो है फ्रांस और स्विट्जरलैंड का सीमा पर है। जूरा पर्वत जो है फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। इसके बाद पिनेरीज की बात किए थे, तो पिनेरीज जो है आपको बताए थे कि ये स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप के शेष यूरोप से अलग करता है। यानी वो जो जैसा कि हम ये बताएं, जैसे ये जो आप देख रहे हैं, तो ये इसे देखिए, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम आइबेरियन जो है प्रायद्वीप बोलते हैं, इसको हम आइबेरियन प्रायद्वीप बोलते हैं। ये पिनेरीज पर्वत है यहाँ पे। तो ये कहने का मतलब है कि ये इधर तक बिस्के की खाड़ी से लेकर के इधर भूमध्य सागर तक जुड़ा हुआ है। तो इसको कहने का मतलब है कि शेष ये जो पर्वत श्रेणी है पिनेरीज, ये यूरोप को है कि नहीं, आइबेरियन पर्वत, आइबेरियन जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला उससे अलग करता है। ये चीज़ें समझिएगा। इसके बाद आप राइन की बात हो गया, है ना, पिनेरीज की बात चल रही थी। इसका विस्तार जो है बिस्के की खाड़ी से लेकर के भूमध्य सागर तक फैला हुआ। किसका, पिनेरीज पर्वत का। पिनेरीज पर्वत जो है ये बिस्के की खाड़ी से लेकर के भूमध्य सागर तक इसका हिस्सा फैला हुआ है। इसके बाद दिनारिक की बात किए थे, तो दिनारिक जो है इसका विस्तार जो वही उन देशों में है, खास करके जो बाल्कन कंट्री कहलाते हैं। तो ये सब चीज़ आपको सिर्फ लोकेशन याद रखना है ना। इसके अलावा हम अभी जो बात किए उसको, जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसको शॉर्ट में आप इस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं कि किसका क्या क्रम होगा। तो जैसे ही कैंटाब्रियन ने जो आप स्पेन में पढ़े, उसके बाद पिनेरीज, उसके बाद आल्प्स के बाद फिर जो है हम दो हिस्सा मुड़ जाता है, एक इटली की तरफ मुड़ जाता है। अगर साउथ में देखें तो एपिनाइन पर्वत है, और पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर जाएँ तो दिनारिक मिलता है। फिर उसके साउथ में जाएंगे तो पिंडस मिलता है। फिर उससे ईस्ट होंगे तो बाल्कन पर्वत मिलता है। फिर उससे नॉर्थ जाएंगे तो ट्रांसवेलियन पर्वत श्रेणी मिलता है। फिर उसके ईस्ट जाएंगे तो काकेकस, और उसके नॉर्थ जाएंगे तो यूराल पर्वत। तो ये चीज़ें आप इसको एक छोटा क्रम बना कर कैसे आप इसको ध्यान रख सकते हैं, है ना। इसके बाद हम इसका अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर लें कि कहाँ पे किसके बीच कौन सा बाउंड्री लगता है, तो मेन रहीम रेखा जो है ये रूस और फिनलैंड के बीच लगता है। आप मैप में देखिए, फिनलैंड जो है यूरोप का जो उत्तरी हिस्सा है ना, उसमें देखिए फिनलैंड, जिसको हम स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात किए थे, तो वहाँ पे रूस और फिनलैंड के बीच बाउंड्री लगता है। हिंडनबर्ग जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच लगता है। देखिए इसको आप ऐसे याद रखिएगा, इसमें भी ड का उच्चारण है और इसमें भी ड है। तो हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच है, और जो मैगिनॉट है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच है। तो इस तरीके से इसको एक प्रमुख जो है इंटरनेशनल बाउंड्री है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम कुछ आइलैंड की बात कर लें, तो जैसा कि हम बात किए थे, अगर लार्जेस्ट आइलैंड की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन भी एक आइलैंड है, आयरलैंड है, आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है, ये सब क्या है, आइलैंड है। जो इसका लोकेशन देखें तो नॉर्थ अटलांटिक सी में है। इसके अलावा अगर हम जो छोटे आइलैंड की बात करें तो कॉर्सिया जो फ्रांस का हिस्सा है, सार्डिनिया, सिसिली, ये सब भूमध्य सागर का हिस्सा है, भूमध्य सागर में सब पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।